तो यहाँ पे हम जेनेटिक डिसऑर्डर की दूसरी कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के पढ़ने थे हमें इस चैप्टर में। एक थे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसके बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी। डिफरेंट टाइप की मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस की, जिसमें हमने सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब हमें जेनेटिक डिसऑर्डर का जो दूसरा कैटेगरी होता है, जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, अब इसे स्टडी करते हैं। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है जब भी कभी क्रोमोसोम के लेवल पर चेंज आएगा। क्रोमोसोम के लेवल पर क्या चेंज आ सकता है? या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्टर हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर डिफेक्टिव हो जाए, या फिर जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर ऑल्टर हो जाए, या फिर दूसरा हो सकता है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का वो ऑल्टर हो जाए। चाहे नंबर ऑल्टर हो या स्ट्रक्चर ऑल्टर हो, तो क्रोमोसोम के वजह से अगर डिजीज़ क्रिएट होती है तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमारे सिलेबस में 12th लेवल पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर के बातें की गई हैं, डिजीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। वैसे तो हम स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बस हम एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेंगे। जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर म्यूटेट हो सकता है वो कितने तरह से हो सकता है? वो डिलीट हो सकता है, यानी कि डिलीशन टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, एडिशन टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, एडिशन टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, इन्वर्जन टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, और इसके बाद में ट्रांसलोकेशन हो सकता है। एक एक करके हम ब्रीफ में बस इनके बारे में पता कर लेते हैं। पढ़ना हमको सिर्फ नंबर वाला है ना, तो हम बस इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डिलीशन। डिलीशन, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट या फिर कोई सेगमेंट अगर डिलीट हो जाए। मान लो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है A, B, C, D, E, F, इसमें से कोई सेगमेंट अगर डिलीट हो जाता है, मान लो ये सेगमेंट डिलीट हो गया, तो कितना क्रोमोसोम बचेगा? बस इतना, A, D, E, F, तो इसको बोलेंगे डिलीशन। अच्छा, दूसरा होता है एडिशन। एडिशन का भी आपको मतलब समझ में ही आ गया होगा कि अगर इसी सेगमेंट में ऐड हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं एडिशन या फिर डुप्लीकेशन। इसको एडिशन भी बोलते हैं या फिर हम इसको डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए का एक सेगमेंट डुप्लीकेट हो जाता है। मान लो ये इस तरह का डीएनए सेगमेंट था और ये डुप्लीकेट होकर कुछ इस तरह का सेगमेंट बना लिया, A, B, C, B, C। तो यहाँ पर देखो, जो B और C था ये सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया, दोबारा आ गया, तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। B, C दो बार आ गया, और नीचे वाला नॉर्मल है D, E, F, तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के बाद में आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन, जहाँ पे डीएनए का कोई सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट 180 डिग्री मतलब एकदम रोटेट हो जाए, 180 डिग्री रोटेट कर जाए, तो ऐसी सिचुएशन को अपने बोलते हैं इन्वर्जन। अब इन्वर्जन खुद भी दो तरह का होता है, एक होता है पेरीसेंट्रिक और एक होता है पैरासेंट्रिक। देखो, क्रोमोसोम के ये दो आर्म्स हैं, ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, जो कि सेंट्रोमियर से अलग हो रखे हैं। यहाँ पे भी ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, जो कि सेंट्रोमियर से अलग हो रखे हैं, ठीक है। अगर इन्वर्जन सिंगल आर्म में हो, मतलब सिर्फ इस आर्म में हो या फिर इस आर्म में, किसी एक आर्म में, तो उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक। जैसे मान लो A, B, C, D, E, F, ये दोनों जो सेगमेंट है, इतना सेगमेंट ये इन्वर्ट हो जाए, सेगमेंट कुछ इस तरह से बन जाए, A, C, B, D, E, F। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो सेगमेंट था ये क्या हो गया? 180 रोटेट कर गया, तो इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इसमें सिर्फ एक आर्म में चेंज आता है, दोनों आर्म्स में चेंज नहीं आता। दूसरे तरह का इन्वर्जन होता है पेरीसेंट्रिक। दूसरे तरह का जो इन्वर्जन होता है दैट इज पेरीसेंट्रिक। अब पेरीसेंट्रिक में क्या होगा कि दोनों जो आर्म्स हैं उसके अंदर चेंज आएगा। अब दोनों आर्म्स के अंदर चेंज कैसे आ सकता है? अगर क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो सेंट्रोमियर के अलोंग रोटेट कर जाए, सेंट्रोमियर के अलोंग रोटेट कर जाए कुछ इस तरह से। मान लो हमारे पास में रोटेशन कुछ इस तरह से हुआ है,
सॉरी हमने गलत बना दिया, बी, इधर डी आ गया, इधर सी आ गया और ई और एफ। अब की बार ध्यान से देखो, ये वाला सेगमेंट रोटेट हुआ है तो इस आर्म में भी चेंज आया है और इस वाली आर्म में भी चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो सेंट्रोमियर है इसके अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, है ना। तो दो तरह के इन्वर्जन हमें पढ़ने रहते हैं। इन्वर्जन के बाद में जो लास्ट स्ट्रक्चरल चेंज है दैट इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलोकेशन पहली बात तो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे चलती है। मान लो हमारे पास में ये क्रोमोसोम है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये कोई दूसरा है, मान लेते हैं 2 है। इसके ऊपर में कुछ जीन होंगे EF, इसके ऊपर में अलग जीन होंगे क्योंकि ये क्रोमोसोम अलग है तो इस पर अलग जीन होंगे, है ना। हम इसको 1 2 3 करके लिख देते हैं डिफरेंट दिखाने के लिए। यहाँ पर ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? DNA का एक सेगमेंट इधर से एक सेगमेंट इधर से एक्सचेंज हो जाता है ना। एक्सचेंज होने के बाद में ये कैसा दिखेगा? जो क्रोमोसोम 1 है अब की बार वो कैसा बन जाएगा? वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 2 C D E F, और जो 2 वाला है वो कैसा बन जाएगा? A B 3 4 5 6। अच्छा, अब इसको आप बोलेंगे सर ये ट्रांसलोकेशन भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा था 11th क्लास में तो वहाँ भी DNA का सेगमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, सॉरी, जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होता है वो किसके बीच में चलता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। वो किसके बीच में चलता है बेटा? हमेशा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है सेम क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़, जो सेम क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं आपकी बॉडी में, उनके बीच में। मान लो क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपीज़ हैं, अगर इसके बीच में DNA एक्सचेंज हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अगर 2 अलग अलग क्रोमोसोम 1 और 2, 1 और 3 के बीच में DNA एक्सचेंज हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल चेंजेस में पढ़ने हैं, जो तुम हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ोगे। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज पे बात करेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर किस तरह से चेंज हो सकते हैं। जो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो सकता है वो 2 टाइप्स के चेंज शो कर सकता है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है पॉलीप्लॉइडी। एक होता है पॉलीप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में क्या फ़र्क है वो समझ लो। देखो, एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है अगर किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम या फिर कुछ क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, स्पेसिफिक क्रोमोसोम और सम स्पेसिफिक क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम में चेंज हो के नंबर में चेंज हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम कुछ गिवन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि जब हमारा कंप्लीट जीनोम सेट, जो कंप्लीट जीनोम सेट है, हैप्लॉइड सेट है, वो मल्टीप्लाई हो जाए, पूरा का पूरा सेट मल्टीप्लाई हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे मान लो हमारे पास में डिप्लॉइड इंडिविजुअल है जिसके पास में 2 सेट क्रोमोसोम के हैं। हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए, जिससे मतलब ये 3n हो जाए, अब हमारे पास में कितनी कॉपीज़ हैं टोटल? 3 कॉपीज़ हैं, तो इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। अच्छा, 4n हो जाए, मतलब अब हमारे पास में इधर 3 बनाना था हमको, 3 नहीं बनाया हमने, 4 कॉपीज़ हैं हमारे पास, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 4n। इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, है ना। और दूसरा होता है कि कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जो यहाँ पे मेन डिस्कशन वाला पॉइंट आता है वो एन्यूप्लॉइडी आता है, ठीक है। अब एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है? एन्यूप्लॉइडी 2 टाइप्स का हो सकता है। या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज़ हो जाए। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। इंक्रीज़ जब होता है तो क्या कंडीशन बनती है? जब इंक्रीज़ होता है तो पहली कंडीशन होती है ट्राइजोमी। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्राइजोमी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर, किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम का नंबर 3 क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट है। नॉर्मली हमारे पास हर क्रोमोसोम 2 कॉपीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम 3 कॉपीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम नंबर है
हमारे पास में ये जीनोम सेट है 1 1 2 2 3 3 है ना, ऐसे दो सेट होते हैं, हैप्लॉइड सेट और दूसरा भी हैप्लॉइड सेट। लेकिन यहाँ पर कोई एक क्रोमोसोम 3 नंबर में प्रेजेंट है, कोई सा भी हो सकता है 1 है, हो सकता है 2 है, हो सकता है 3 है, मान के चलो 1 है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3 की कितनी कॉपीज़ हैं? 3, बाकी सारे क्रोमोसोम नॉर्मल हैं। तो इसको कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, ट्राइजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। अब क्योंकि यहाँ पे ट्राइजोमी कंडीशन है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2n+1, मतलब 2n क्रोमोसोम तो है ही, लेकिन उसमें हमें +1 करना पड़ेगा ट्राइजोमिक क्रोमोसोम को, और लिखना भी पड़ता है ट्राइजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम की ट्राइजोमी है वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ ट्राइजोमी नहीं होता, एक टेट्राजोमी भी होता है। एक होता है टेट्राजोमी, जहाँ पर किसी एक क्रोमोसोम की 4 कॉपी नंबर प्रेजेंट होती है। मान लो क्रोमोसोम 1 की 4 कॉपीज़ हैं, बाकी सबकी 2 नॉर्मल हैं, बाकी सबका हमारे पास नॉर्मल जीनोम है n और n, लेकिन एक क्रोमोसोम की हमारे पास टोटल कितनी कॉपीज़ हैं? 4। इसको बोलते हैं टेट्राजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। लिखना पड़ता है हमें किस क्रोमोसोम की टेट्राजोमी है, तो हम ये लिखेंगे टेट्राजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n+2, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूज़ करते हैं 2n+2, है ना, तो इसको अपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास में टेट्राजोमी। अच्छा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्रोमोसोम में ही चेंज हो, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम के अंदर भी चेंज आ सकते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में सारे चेंज हो, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में भी चेंज हो सकता है। जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो देखने को मिल सकता है। जैसे अगर मान लो कि 2 क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ हो गया, एक साथ 2 क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ हो गया, ये क्रोमोसोम 1 1, ये क्रोमोसोम 2 2, ऐसे करके हमारे पास में जीनोम सेट है हैप्लॉइड, जीनोम सेट है हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ पर इसका भी ट्राइजोमी है और इसकी भी 3 कॉपीज़ हैं। अब इसको बोलते हैं डबल ट्राइजोमी। इसको अपने क्या बोलते हैं? डबल ट्राइजोमी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्रोमोसोम, डबल ट्राइजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम एंड सेकेंड क्रोमोसोम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने? इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने 2n+1+1। यहाँ पे हम +2 नहीं करेंगे, ये अलग क्रोमोसोम है और ये अलग क्रोमोसोम है, तो इसको बोलते हैं डबल ट्राइजोमी, है ना। तो ये सारी कंडीशंस तो बहुत रेयर होती हैं। डबल ट्राइजोमी जल्दी से हमें नहीं मिलती, टेट्राजोमी भी हमें नहीं मिलती, जो नॉर्मली मिलती है वो ट्राइजोमी कंडीशन मिल जाती है। तो हम फोकस इसी पे रखेंगे, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया कि क्रोमोसोम नंबर जब बढ़ता है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमेशा क्रोमोसोम नंबर बढ़े ये भी तो ज़रूरी नहीं है। क्रोमोसोम नंबर बढ़ने के साथ में डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो मान लो अगर क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज़ हो रहा हो तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी समझ लो। तब हम बोलते हैं उस कंडीशन को मोनोजोमी। पहली कंडीशन आती है हमारे पास में मोनोजोमी। मोनोजोमी का मतलब है कि किसी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम की हमारे पास में एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट है। वैसे हमारे पास में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं, लेकिन किसी एक सिंगल क्रोमोसोम की हमारे पास में एक सिंगल कॉपी है। जैसे मान लो ये है, हमारे पास में हर क्रोमोसोम की तो 2 कॉपीज़ हैं, पूरा डिप्लॉइड सेट है n+n, लेकिन क्रोमोसोम फर्स्ट जो है उसकी हमारे पास में सिर्फ एक कॉपी है, तो इसको बोलेंगे मोनोजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, मोनोजोमी ऑफ फर्स्ट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n-1, क्योंकि यहाँ पे एक कम है तो यहाँ पे हम 2n-1 करेंगे। अच्छा, मोनोजोमी भी हमारे पास में एक और टाइप की हो सकती है, नलीजोमी। अगर कोई एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम गायब ही हो जाए, मान लो हमारे पास में सारे क्रोमोसोम पेयर में होने चाहिए थे, हैप्लॉइड 1 1 2 2 3 3 4 4, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाए? गायब हो जाए, ये हो ही ना, इसकी 2 कॉपीज़ माइनस हो जाएं, तो इसको बोलते हैं नलीजोमी ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उसकी नलीजोमी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2n-2 से।
अच्छा, ऐसे ही डबल मोनोजोमी भी होता है, जैसे नलीजोमी है ऐसे ही हमारे पास में क्या होगा, डबल मोनोजोमी। अब डबल मोनोजोमी का मतलब क्या होता है कि अगर तो हमारे पास में किसी दो क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी प्रेजेंट हो, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन इन दोनों की एक एक कॉपी है, तो इसको बोलते हैं 2n-1-1। इसको बोलते हैं डबल मोनोजोमी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्रोमोसोम। ये डबल मोनोजोमी है किसका, फर्स्ट और सेकंड क्रोमोसोम का। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है एन्यूप्लॉइडी के, कि एन्यूप्लॉइडी किस किस टाइप की हो सकती है। जो हमें मेन फोकस करना है वो मोनोजोमी पे, जहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है किसी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का, और ट्राइजोमी पे जहाँ पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा है किसी एक स्पेसिफिक नंबर का। यही दोनों कॉमन टाइप के जनरली हमको दिखाई पड़ेंगे और यही डिजीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो मोनोजोमी है, जो ट्राइजोमी है, या फिर जो एन्यूप्लॉइडी कंडीशन है, वो बनती कैसे है, क्या रीज़न है, क्या ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये एन्यूप्लॉइडी कंडीशन डेवलप करती है। तो इसका जो रीज़न है एन्यूप्लॉइडी कंडीशन डेवलप होने का, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस एनाफेज। जो मियोसिस का एनाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम प्रॉपरली अगर सेपरेट ना हो पाए तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेशन, और नॉन डिसजंक्शन का मतलब है जहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन सेपरेशन ना हो पाए। तो अगर प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा तो उसको बोलेंगे डिसजंक्शन, और अगर प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो रहा तो उसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। अब सेपरेशन होता कैसे है वो समझ लो। मान लो हमारे पास में जीवन फेज में एक सेल है, है ना, जिसके अंदर में ये क्रोमोसोम है, मान लो क्रोमोसोम 1 जब इंटरफेस चलता है तो ये डबल हो जाता है, आपको मालूम होगा भाई, हमने 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये हो गया हमारा मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज में भी मेटाफेज 1 है ना। अच्छा, एनाफेज 1 जब आता है, तुम्हें पता होगा जब एनाफेज 1 आता है, मियोसिस 1 का जब एनाफेज 1 डिवीजन आता है, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होने चाहिए, बराबर सेपरेट हो जाते हैं। जब ये बराबर सेपरेट हो जाते हैं तो 2 सेल बनते हैं मियोसिस 1 के बाद, जिसमें एक एक क्रोमोसोम की कॉपी जाती है, एक क्रोमोसोम की कॉपी इधर और एक की कॉपी इधर, है ना। फिर जब एनाफेज 2 होता है, मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 2 का जो मियोसिस 2 है उसका एनाफेज 2, इसका भी एनाफेज 2। तो जब एनाफेज 2 होता है तो फिर से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर के एक एक कॉपी सब में चली जाती है, एक कॉपी इधर, एक कॉपी इधर, एक कॉपी इधर, एक कॉपी इधर, ठीक। तो 2 जगह पे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन सेपरेशन होता है। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, एक एनाफेज 1 में सेग्रीगेशन होता है, एक एनाफेज 1 में सेपरेशन होता है, और एक एनाफेज 2 में सेपरेशन होता है। तो 2 जगह पे सेपरेशन होता है ना। अच्छा, इन दोनों जगह पे जो डीएनए का सेपरेशन है उसी को हम एक टर्म में बोलते हैं डिसजंक्शन। जो डीएनए का सेपरेशन है उसी को अपने क्या बुलाते हैं, डिसजंक्शन, है ना। और ये जो डिसजंक्शन है, अगर प्रॉपरली डिसजंक्शन ना हो तो इसको बोलेंगे नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है प्रॉपर सेग्रीगेशन सेपरेशन ना होना, जिसकी वजह से फाइनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाता है। और नॉन डिसजंक्शन की वजह से या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ सकता है या तो क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन कहीं पे भी हो सकता है। नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में भी हो सकता है, एनाफेज 1 में भी हो सकता है नॉन डिसजंक्शन, और एनाफेज 2 में भी हो सकता है। दोनों जगहों पे नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। क्या फ़र्क होता है वो भी समझ लो। मान लो नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में हो जाए, जब एनाफेज 1 हो रहा था, अगर उस टाइम पे नॉन डिसजंक्शन होता है तो उससे क्या होगा, जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम थे वो एक ही साइड चले जाएंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही साइड चले जाएंगे, दूसरी साइड कुछ नहीं आएगा, जिसकी वजह से एक सेल जो बनेगा, 2 में से एक सेल जो बनेगा उसके पास दोनों क्रोमोसोम रहेंगे और दूसरे के पास में कोई क्रोमोसोम नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब इससे मियोसिस 2 होगा, मतलब एनाफेज 2 होगा, तो हमारे पास में
जब एनाफेज 2 हो जाएगा तो सेल कुछ ऐसे सेपरेट होगा, डीएनए कुछ ऐसे सेपरेट होगा, ऐसे। तो जो हमारे पास में गैमीट बनने वाले हैं उनके पास में एक एक क्रोमोसोम कॉपी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम की एक कॉपी होनी चाहिए थी लेकिन 2 कॉपी, इसको बोलते हैं N+1 स्टेट, N+1 स्टेट। और ये वाले जो बनेंगे ना एनाफेज 2 के बाद, क्योंकि इनके अंदर ये वाला क्रोमोसोम तो है ही नहीं, तो जो भी क्रोमोसोम बनने वाले हैं वो N-1 वाले बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम माइनस होगा दोनों के अंदर, और इन दोनों के अंदर में ये इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी। तो अगर एनाफेज 1 में प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एनाफेज 1 में प्रॉब्लम होने से चारों के चारों जो गैमीट बनेंगे वो अफेक्टेड होंगे। 2 में ज़्यादा क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे एक एक कॉपी, और 2 में एक कॉपी कम पहुंचेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपने नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज 1। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एनाफेज 1 में ही नॉन डिसजंक्शन हो, नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 2 में भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में सिर्फ 2 गैमीट्स अफेक्टेड होंगे। जैसे मान लो हमारे पास में ये नॉर्मल कंडीशन है ना, एनाफेज 1 नॉर्मल हो रहा है, एनाफेज 1 में नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ, आपकी बार एनाफेज 1 जो है वो नॉर्मल हुआ। अब क्योंकि एनाफेज 1 नॉर्मल हो रहा है तो एक क्रोमोसोम यहाँ पर, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, लेकिन एनाफेज 2 एक पर्टिकुलर सेल में डिसजंक्शन शो कर रहा है, इसमें डिसजंक्शन शो कर रहा है, इसमें डिसजंक्शन नहीं हो रहा है। इसमें तो नॉर्मल हो रहा है लेकिन इस वाले में डिसजंक्शन हो रहा है। अगर इसमें डिसजंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्रोमोसोम कॉपी पहुँच जाएंगे, 2 कॉपीज़ पहुँच जाएंगे, टोटल कॉपीज़ 2 पहुँच जाएंगी, मतलब N+1। और यहाँ पे N-1 एक कम पहुँचेगी। अच्छा, ये दोनों नॉर्मल बनेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। N मतलब ये तो नॉर्मल N और ये भी नॉर्मल। तो अगर एनाफेज 2 में प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ 2 गैमीट्स अफेक्ट होते हैं, एक N+1 एक N-1। लेकिन अगर एनाफेज 1 में प्रॉब्लम होती है तो 2 N+1 बनते हैं, ये भी डिफेक्टिव बनते हैं, ये भी डिफेक्टिव है, और ये वाले जो हैं दीज आर ऑल्सो डिफेक्टिव, दीज आर ऑल्सो डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास में नॉन डिसजंक्शन का केस, नॉन डिसजंक्शन 1 और 2। अब हमें यहाँ पे समझना है कि भाई जो एन्यूप्लॉइडी होती है उससे क्या क्या डिजीज़ हमें समझना है, कि भाई हमें कौन कौन सी डिजीज़ एन्यूप्लॉइडी कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम से हो सकती है, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम के सिम्टम्स, इनके कारण, कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है, उसमें किस तरह का चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसमें सबसे पहला होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है? डाउन सिंड्रोम तब होता है जब हमारे पास में एक ट्राइजोमी कंडीशन हो जाए ऑफ 21st क्रोमोसोम की। 21st जो क्रोमोसोम है उसकी क्या हो जाए, ट्राइजोमी कंडीशन बन जाए। ट्राइजोमी कंडीशन यानी 21st क्रोमोसोम की टोटल कितनी कॉपीज़ प्रेजेंट है? 3, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21। क्योंकि यहाँ पे ट्राइजोमी कंडीशन है 21 में, और 21 क्रोमोसोम कैसा है? ऑटोजोम। तो कई बार हम इसको ऑटोजोमल ट्राइजोमी भी बोलते हैं। तो ये ऑटोजोम क्रोमोसोम की ट्राइजोमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि एक क्रोमोसोम 3 कॉपीज़ में प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, नॉर्मल क्या होता है 46, वो बढ़ के 2n+1 हो जाएगा और टोटल क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाएंगे, 47। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 47, जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। अब इसको डाउन सिंड्रोम कहते क्यों है, ये अजीब सा नाम इसको क्यों पड़ा है? क्योंकि जो पहली बार डिस्कवर किया गया था, पहली बार जो इसको डिस्कस किया था, वो इसको डिस्कवर बाय लैंगडन डाउन, एक साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन, इन द ईयर 1866। ये ईयर था जिसमें इन साइंटिस्ट ने, लैंगडन डाउन ने पहली बार इस डिज़ीज़ के बारे में बताया था। अब इस डिज़ीज़ में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो बच्चा इससे अफेक्ट होता है उसको क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है उसका जो बनावट होता है शरीर का, वो छोटा बनता है, शॉर्ट स्टेचर, जो उसका स्टेचर होगा वो छोटे साइज़ का बनेगा बॉडी।
जो उसका हेड होता है वो स्मॉल एंड राउंड हेड, स्मॉल एंड ज़रूरत से ज़्यादा राउंड हेड बनता है ना। जो राउंड हेड है ये पीछे से फ्लैट रहेगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड, जो सर का बैक रहेगा, बैक साइड ऑफ सर वो फ्लैट रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, स्मॉल राउंड हेड एंड फ्लैट बैक ऑफ हेड। जो उसकी टंग बनती है, जो उसकी जीभ बनती है वो फरोड होती है। फरोड का मतलब होता है उस पर रिंकल्स होते हैं, टंग में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। जो टंग होती है ना उसके ऊपर की, उसकी सरफेस पे बहुत सारे फोल्ड्स मिलते हैं। और टंग ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी सी इलोंगेटेड टाइप की रहती है, ठीक है। इनका माउथ जो होता है वो पार्शली ओपन रहता है, हर टाइम पे थोड़ा सा खुला रहता है, और थोड़ा सा खुले होने की वजह से जो इनकी बड़ी सी टंग होती है वो माउथ से बाहर निकल रही होती है, वो माउथ से प्रोट्यूड कर रही होती है। तो जो टंग होती है वो इस पार्शली ओपन माउथ से प्रोट्यूड कर रही होती है आउट फ्रॉम माउथ, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, पाम में एक हाथ के अंदर में जो इनके हाथ रेखाएं होगी, पाम जो होगा वो ब्रॉड होगा, बड़ा साइज का होगा, विद अ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। उसकी जो रेखा होती है, पाम क्रीज जो होती है ना, वो बहुत ही यूनिक टाइप की होती है। उसमें एक कॉन्टिन्यूस सिंगल लाइन होती है जो एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रही होती है ना। अगर आप अपने नॉर्मल हैंड में देखोगे तो ऐसी कंप्लीट लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन उनके पास में ऐसे एक कंप्लीट सिंगल लाइन होती है जो उसको क्रॉस कर रही होती है, जिसको सिमनियल लाइन भी बोल देते हैं कई बार। तो इनका जो हाथ की रेखाएं होती हैं, क्रीज जो होती हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की होती हैं। फिंगर की टिप्स पे आपको बहुत सारे फोल्ड्स मिलेंगे। अगर आप इनकी फिंगर टिप्स को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फोल्ड्स मिलेंगे उनकी टिप के ऊपर। ये भी पहचानने का एक तरीका है। ऐसे बच्चों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, मतलब जन्म से जो हार्ट डिजीज़ होती है उसी को बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो ऐसे बच्चों में आपको हार्ट डिजीज़ दिखाई पड़ेगी जो बचपन से ही मौजूद रहेगी। इसके अलावा इनका डेवलपमेंट रिटार्डेड रहता है। अगर हम किसी भी तरह के डेवलपमेंट की बात करें तो वो डेवलपमेंट कैसा दिखाई पड़ेगा, रिटार्डेड दिखाई पड़ेगा। जैसे कि कौन कौन से डेवलपमेंट रिटार्डेड दिखाई देंगे, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होगा, कम हो पाएगा। साइकोमोटर डेवलपमेंट, चीज़ों को बैलेंस करना, पकड़ना, ये जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है ये भी कम होगा। और साथ में जो मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो मेंटली ये रिटार्डेड बच्चा रहेगा, मेंटल रिटार्डेशन रहता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे बेबीज़ को आता है ना। इसके ऊपर कई सारी फिल्म्स भी हैं, जैसे आपने अभी सितारे ज़मीन पे देखी होगी, तो वो डाउन सिंड्रोम पर ही बेस्ड थी। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम में से काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम फॉर्म में हमें दिखाई पड़ती है। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के बाद में दूसरे सिंड्रोम पे पढ़ते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम कैसे बना होगा, पहले हम इसको बात कर लेते हैं कि कैसे बना होगा। इसके अंदर में मदर और फादर में से कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। अच्छा, मदर क्या बनाएगी, एग बनाएगी, और फादर स्पर्म बनाएगा, ठीक है। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो मदर ने एग बनाए N+1, है ना, या मदर ने नॉर्मल एग बनाए, भाई दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो N+1 या नॉर्मल, या फादर ने N+1 के स्पर्म बनाए या फिर नॉर्मल बनाए, है ना। अगर इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2N+1, और ये जो 1 होना चाहिए 21st क्रोमोसोम की डिफेक्ट होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि ये दोनों फ्यूज़ कर जाए, तो भी हमारे पास में क्या मिल जाएगा, 2N+1। तो मदर फादर किसी में भी प्रॉब्लम होने की वजह से ये डिज़ीज़ आ सकती है, ठीक है। जनरली ये डिज़ीज़ लेट प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 साल 35 साल के बाद जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं उसमें इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अब बात करते हैं हम सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसका नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एडिशनल एक्स कॉपी प्रेजेंट होती है किसी मेल में। एक मेल इंडिविजुअल में अगर
एक्स क्रोमोसोम एक कॉपी ज़्यादा प्रेजेंट हो। नॉर्मली मेल में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। लेकिन अगर इनके अंदर में एक एक्स की कॉपी ज़्यादा होगी तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई। अगर इस तरह का जीनोटाइप हमें मिले तो इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। और कौन से क्रोमोसोम बढ़ गए यहाँ पर, किसकी ट्राइसोमी हो रही है, ऑफ सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेक्स क्रोमोसोम में, एलोसोम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इस तरह से बनता है। क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी समझ में आना चाहिए भाई। सिम्टम्स अगर आपको समझना है तो ये जो पर्सन दिखाई देगा वो ओवरऑल आपको मेल दिखाई पड़ेगा, मेल दिखाई पड़ेगा, मस्कुलर दिखाई पड़ेगा। क्यों मस्कुलर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम है। किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्स क्रोमोसोम वो मेल ही बनता है ना। तो वो रहेगा तो मेल, मस्कुलर, ओवरऑल मेल डेवलपमेंट। लेकिन फीमेल वाले जो कैरेक्टर्स हैं, फेमाइन कैरेक्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फेमाइन कैरेक्टर्स भी एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि कौन कौन से फेमाइन कैरेक्टर्स ये यहाँ पे शो करने वाला है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना। फीमेल्स की तरह बड़े बड़े ब्रेस्ट यहाँ पर आएंगे, जिस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया भी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। याद रखना, अगर सेक्स क्रोमोसोम की एन्यूप्लॉइडी होती है, किसी भी कंडीशन में अगर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर छेड़छाड़ होती है, उसके नंबर में चेंजेस आते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस आने के बाद में पर्सन हमेशा स्टेराइल बनता है। सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस, डेविएशन आने की वजह से पर्सन कभी भी रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं रहता, तो वो स्टेराइल बनता है। जैसे अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम में, ये डाउन सिंड्रोम में पर्सन के पास प्रॉब्लम किस में थी, ऑटोसोम में। जो 21st क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है। तो डाउन सिंड्रोम वाला पर्सन जो पेशेंट है वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सारे डाउन सिंड्रोम वाले पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में कोई एन्यूप्लॉइडी कंडीशन डेवलप कर रही है, तब ऐसा इंडिविजुअल हमेशा 100% स्टेराइल होगा। तो ये पर्सन हमेशा क्लाइनफिल्टर वाला स्टेराइल होता है। अच्छा, अब ये कैसे बनता है, जैसे हमने डाउन सिंड्रोम में समझा था कि भाई वो कैसे बनता है, वो मेल के अंदर में स्पर्म या फीमेल के अंदर में जो एग हैं उनके अंदर चेंज, डेविएशन आने की वजह से बन रहा है। लेकिन अगर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में देखें तो यहाँ पर तो एक्स क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, और एक्स क्रोमोसोम तुम्हें पता है मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसके होने के चांसेस के लिए मेल और फीमेल के पास में अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करती हैं, है ना। तो पहले बात करते हैं कि जो XXY कंडीशन है ये कैसे डेवलप करेगी। देखो, एक मदर है और एक फादर, मदर है और फादर। मदर के अंदर कौन कौन से गैमीट हो सकते हैं जो ये वाली डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। अगर ऐसा गैमीट बन जाए जिसके अंदर 2 एक्स की कॉपी हो, या फिर फादर के अंदर एक ऐसा गैमीट बन जाए जिसके अंदर x के साथ y हो, ये वाला थोड़ा यूनिक है। फादर के अंदर ये बन सकता है, या हो सकता है कि नॉर्मली बने इसके पास x या फिर y। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन बहुत तरीके से हो सकता है। मान लो अगर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया तो XXY बन सकता है, बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी क्या बन सकता है, XXY, बिल्कुल। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें XXY कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाली। देखो, ये तो होमोजाइगस कंडीशन में, ये तो हमारे पास में एनाफेज 1 की बात करें या एनाफेज 2 की बात करें, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए, मदर के अंदर में नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में हो चाहे तो एनाफेज 2 में हो, ये कंडीशन आ सकती है XX कंडीशन, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के। लेकिन फादर के पास थोड़ा सा यूनिक कंडीशन हो जाता है, फादर की कंडीशन स्पेसिफिक होती है। फादर के पास में X और Y दोनों एक साथ आने चाहिए, और ये दोनों जो है ना ये अलग अलग क्रोमोसोम है। तो फादर के पास में अगर नॉन डिसजंक्शन होगा तो नॉन डिसजंक्शन एनाफेज 1 में होना चाहिए। अगर 2 में होगा तो X और Y हमको नहीं मिलेगा, 2 में होगा तो X और Y नहीं मिलता। अगर ऐसा गैमीट चाहिए तो नॉन डिसजंक्शन किस में होना चाहिए, एनाफेज 1 में। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है
कि अगर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम फादर के अंदर प्रॉब्लम की वजह से डेवलप कर रहा है तो फादर के कौन से मियोसिस के स्टेप में नॉन डिसजंक्शन होना चाहिए, तो कौन से में होना चाहिए, एनाफेज 1 में, ये हमें याद रखना है। ये हो गया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसके लिए थोड़ा सा ये भी याद रख लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट सिंड्रोम जो कि थर्ड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये भी सेक्स रिलेटेड एनियोप्लॉइडी है। यहाँ पे भी सेक्स रिलेटेड एनियोप्लॉइडी होती है। यहाँ पर किसी भी फीमेल के अंदर जो नॉर्मल फीमेल अगर है तो वो एक्स और एक्स होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स की कॉपी होती है और दूसरी यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं होता, निल होता है, मतलब नो क्रोमोसोम। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो 1 एक्स क्रोमोसोम लेस। अगर एक एक्स क्रोमोसोम लेस है तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे ये टर्नर सिंड्रोम है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? ओवरऑल ये फीमेल दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल ये कैसी दिखनी चाहिए? फीमेल। लेकिन ये फीमेल जो है नॉर्मल फीमेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रूडिमेंट्री ओवरीज होंगे। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल, अनडेवलप्ड, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड ओवरी। तो ये नॉन फंक्शनल ओवरीज मिलती हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ओवरीज नॉन फंक्शनल हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसी फीमेल के अंदर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं डेवलप करते। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो लैक होते हैं, वो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ते। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम का। अब टर्नर सिंड्रोम कैसे बन सकता है? सिंपल सा, टर्नर सिंड्रोम बनने के लिए हमारे पास में एक ऐसा गैमीट बनाना पड़ेगा मदर या फादर में से जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम हो और दूसरे के पास में कोई सेक्स क्रोमोसोम ना हो। तो अगर ये फ्यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स ओ कंडीशन। या रिवर्स भी हो सकता है, फादर के पास में एक्स क्रोमोसोम वाला हो और मदर के पास ऐसा गैमीट बने जिसके पास एक्स क्रोमोसोम ना हो। तो अगर ये फ्यूज़ करते हैं तो ये भी एक्स ओ कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एक्स कंडीशन हमारे पास में आ सकती है। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारे पास एन्यूप्लॉइडी कंडीशन। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल है क्या ये स्टेराइल होगी? बिल्कुल। किसी भी सेक्स क्रोमोसोम में अगर एन्यूप्लॉइडी आती है तो वो स्टेराइल कंडीशन अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये स्टेराइल कंडीशन में दिखाई पड़ेगी। अब कौन सा डिसजंक्शन होना चाहिए? एनाफेज 1 और 2 दोनों का हो सकता है, चाहे 1 में हो चाहे 2 में हो। यहाँ पे भी चाहे 1 में हो चाहे 2 में हो, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो दोनों के अंदर मिलता है। तो किसी भी जगह पर एन्यूप्लॉइडी होगी तो ये वाली कंडीशन मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गए हमारे एन्यूप्लॉइडी के सारे केसेस। अच्छा, एन्यूप्लॉइडी के बाद में जो दूसरा केस हमने पॉलीप्लॉइडी पढ़ा था, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी में कोई एक क्रोमोसोम या स्पेसिफिक क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होते हैं, कंप्लीट क्रोमोसोम सेट मल्टीप्लाई हो जाता है। जो कंप्लीट सेट होता है ना, जीनोम हैप्लॉइड सेट, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लो 2n था, 3n हो गया, 4n हो गया, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कब जनरेट होती है? जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाए, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन होता जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो। तो न्यूक्लियस का जो प्लॉइडी है लेवल है वो हर बार हर सेल साइकिल के साथ में इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। अब ये पढ़ लिया हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और उसके टाइप्स। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को हम स्टडी कैसे करेंगे? जैसे हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर जो पढ़े थे तो उसमें बताया था कि उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास में एक मेथड होता है, पेडिग्री चार्ट। लेकिन पेडिग्री चार्ट में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर थे वो हम पेडिग्री चार्ट में इसलिए पढ़ पा रहे थे क्योंकि ये मेंडल के लॉस को फॉलो करते हैं। जो मेंडल के जेनेटिक्स के लॉस थे वो उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेंडल के लॉस को फॉलो नहीं करते। अगर वो मेंडल के लॉस को फॉलो करते ही नहीं है तो उनको हम कभी भी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू नहीं पढ़ सकते। तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम मेंडल के लॉस को कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। मेंडल का बोल रहा हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को नहीं पढ़ सकते। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है हम इसको पेडिग्री एनालिसिस से नहीं पढ़ सकते, मेंडल के लॉस से नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए एक और दूसरी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? कैरियोटाइपिंग।
कैरियो का मतलब होता है क्रोमोसोम, टाइपिंग मतलब इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना। कैरियो टाइपिंग में हम एक इंडिविजुअल के सारे क्रोमोसोम को निकाल के एक पर्टिकुलर मेथड से एक प्लेट पे अरेंज कर देते हैं। सारे के सारे जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, वो इस फॉर्म में अरेंज कर दिए जाते हैं। ऐसे करके 23 के 23 पेयर जो हैं वो ऐसे इकट्ठे कर दिए जाएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे करते करते टोटल फाइनल क्रोमोसोम। ये एक्स और वाई थोड़ा छोटा होता है, ये एक्स और वाई फाइनल 23rd पेयर। जब ये प्लेट पे हम सारे क्रोमोसोम अलाइन करते हैं तो इसी को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। अब कैरियोटाइपिंग जब आप करते हो तो क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा या कम दिखाई देगा। मान लो अगर ये डाउन सिंड्रोम का प्लेट होता, किसी डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन का प्लेट होता, तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, उसकी 3 कॉपीज़ मिलती, 21 21 21। अगर ये क्लाइनफिल्टर्स वाला होता तो XXY मिलता। अगर ये टर्नर सिंड्रोम होता तो हमको यहाँ पे X मिलता, दूसरा नहीं मिलता। तो इस तरह से हम कैरियोटाइपिंग की मदद से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में पूरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, म्यूटेशंस वगैरह हमने यहाँ पे कवर कर लिया।